हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आप लोगों का प्रिपरेशन मंत्रा में। अभी हम लोग क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर में हैं और पिछले क्लासेस में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ के आए हैं और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से उसको एक्सप्लेन करके भी आए हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है बोर्स थ्योरी। और बोर्स थ्योरी जो है वो पूरी तरह से आधारित है इसका कंसेप्ट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बोर्स थ्योरी, और पता है बोर्स थ्योरी क्यों आया, क्योंकि हम लोग का जो पिछला थ्योरी था रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल, उसमें एनर्जी कंसेप्ट मिसिंग था। उसमें यह नहीं बताया गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ना घुस जाए, इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बोर्स थ्योरी में एनर्जी कंसेप्ट के थ्रू हम लोग जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन को ना घुसने के लिए क्या क्या उपाय करना पड़ेगा, क्या क्या करना है। तो आइए हम लोग इस थ्योरी से जानते हैं। तो हमारा जो है एक मॉडर्न थ्योरी इसको कह सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो है हमारा बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। यहाँ एक चीज़ और बता दें कि ये थ्योरी जो है इसमें हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज, यानी ये थ्योरी जो है ये वैसे स्पेसीज के बारे में बात करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मात्र एक है। जैसे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक है, हीलियम में दो होता है लेकिन हीलियम प्लस किया गया है क्योंकि दो में से एक इलेक्ट्रॉन गया, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इस पे 2 प्लस है, इसका मतलब कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक ही है ना। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 3 प्लस है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इलेक्ट्रॉन एक ही बचा। यानी ये थ्योरी जो है ना, उसको लिया गया है ये डील करने के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसिस पे किस तरह से ये बात आएगी। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसिस के लिए ये थ्योरी जो है पहले बात करता है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस। क्या कहा गया है, सबसे पहले आप लोग को बता दें किसने दिया है ये थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय नील बोर, है ना। ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, नील बोर साहब के द्वारा। ठीक है, यानी करीब करीब 1913 में। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय नील बोर, किस लिए, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय नील बोर इन 1913 विच वाज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे आधारित था। तो ये थ्योरी नील बोर साहब के द्वारा दिया गया था 1913 में और ये आधारित है आप लोग का, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। ठीक है, अब इसमें मेनली ये थ्योरी जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में, है ना, काफ़ी हद तक ये थ्योरी जो है वो सफल रहा, है ना, जबकि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे ये थ्योरी जो है वो नील बोर के द्वारा दिया गया है और ये थ्योरी जो है वो आधारित है किस चीज़ पे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। ठीक है, क्या क्या मेन पोस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी का या इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या क्या है। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, है ना। आइए क्या क्या मेन पोस्टुलेट्स है इस थ्योरी का उसके बारे में जान ले। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि एटम स्फेरिकल ही होता है। ठीक है, एटम स्फेरिकल ही होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसे पाथ पे चक्कर लगाता है जिस पाथ का एनर्जी फिक्स होता है। यानी अभी तक हम लोग ये जानते थे कि इलेक्ट्रॉन बस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। अभी हम लोग सेल के बारे में जानते थे कि उस पाथ को सेल कहा जाता है। लेकिन रदरफोर्ड के बाद आप लोग का जो नील बोर साहब थे, तो नील बोर साहब ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन जिस पाथ पे वो चक्कर लगाता है उस पाथ का एनर्जी फिक्स होता है और ऐसा पाथ जहां का एनर्जी फिक्स हो उस पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट। यानी यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉनिक पाथ को ऑर्बिट नाम इन्होंने दिया। और ऑर्बिट तब कहेंगे इलेक्ट्रॉन के पाथ को या सर्कुलर पाथ को, है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होता है उसको ऑर्बिट तब कहेंगे जब उसका एनर्जी फिक्स होता है। यानी इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसे पाथ पे भ्रमण करता है, एक ऐसे पाथ पे घूमता है जिसका एनर्जी फिक्स होता है और इस फिक्स एनर्जी पाथ वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट नाम देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा पहला पॉइंट में कि एन एटम इज स्फेरिकल, एन एटम इज स्फेरिकल इन विच, जिसमें इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, in which electron revolves
around the nucleus, है ना. An atom is spherical in which electron revolves around the nucleus on the circular path of fixed energy called an orbit. तो क्या कहा गया पहले पॉइंट में, क्या कहा गया आप लोग का नील बोर साहब के पहले पॉइंट में, पहले पोस्टुलेट्स में क्या कहा गया कि एटम जो होता है वो कैसा होता है, एटम स्फेरिकल होता है आप लोग का, और जाहिर सी बात है कि इसमें न्यूक्लियस होगा क्योंकि रदरफोर्ड ने डिस्कवरी किया था न्यूक्लियस का. तो कहा कि एटम स्फेरिकल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसे सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाता है ना, एक ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमता है इलेक्ट्रॉन जिसका एनर्जी फिक्स होता है, और इस पाथ को नाम दिया गया क्या, ऑर्बिट कहा गया. ठीक है. तो एन एटम इज स्फेरिकल, है ना, एटम स्फेरिकल होता है इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है ऑन द सर्कुलर पाथ, है ना, एक सर्कुलर पाथ पे जिसका एनर्जी फिक्स होता है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं. तो पहले पॉइंट से हम लोग को क्या बच्चों मिला, ऑर्बिट का डिफिनेशन मिला. तो आइए जान ले कि ऑर्बिट का मतलब क्या होता है. ऑर्बिट कहते हैं किसको, तो पहले पॉइंट से हम लोग का डिफिनेशन मिला कि ऑर्बिट किसको कहते हैं. तो ऑर्बिट का डिफिनेशन क्या होगा, द सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, द सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी ऑन विच, द सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी ऑन विच इलेक्ट्रॉन revolves, on which electron revolves around the nucleus, the circular path of fixed energy on which electron revolves around the nucleus is called an orbit. ठीक है. तो the circular path of fixed energy एक ऐसा सर्कुलर पाथ जिसका एनर्जी फिक्स होता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एन ऑर्बिट. उसको क्या कहा गया प्यारे बच्चों, ऑर्बिट कहा गया. तो ऑर्बिट का मतलब हम लोग समझ गए कि ऑर्बिट एक ऐसा सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है, और इसका एनर्जी जो होता है ना, वो ये जो है फिक्स्ड एनर्जी पाथ है, या हम लोग कह सकते हैं कि ये पाथ है फिक्स्ड एनर्जी का, और इसे ही हम लोग नाम देते हैं क्या, ऑर्बिट कहते हैं. ठीक है. तो ऑर्बिट का मतलब समझ गए, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो सर्कुलर पाथ जिसका एनर्जी फिक्स हो, जिस पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट. ठीक है. अब ऑर्बिट की संख्या कितना हो सकता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना. तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट किया गया. ऑर्बिट नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n, है ना. ऑर्बिट नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट किया गया, n से. यानी n जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मौजूद सर्कुलर पाथ की संख्या बतलाएगा, यानी ऑर्बिट की संख्या बतलाएगा. तो ऑर्बिट नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n, है ना. और n का वैल्यू कितना हो सकता है, तो याद रखिएगा कि थ्योरेटिकल वैल्यू जो है, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ n, n का थ्योरेटिकल वैल्यू कितना हो सकता है. तो थ्योरेटिकली तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्बिट की संख्या इन्फिनाइट हो सकता है ना. न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे ऐसे सर्कुलर पाथ होंगे, तो अगर कोई पूछेगा कि थ्योरेटिकल वैल्यू कितना हो सकता है तो 1 to इन्फिनाइट. लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू कितना होगा, अभी तक कुल कितने ऑर्बिट के बारे में जानकारी है, तो प्रैक्टिकल वैल्यू n का जो होगा वो 1 to 7 होगा. तो थ्योरेटिकल वैल्यू जो होगा वो आप लोग का क्या होगा, ऑर्बिट नंबर कितना हो सकता है, तो अनंत हो सकता है ना. लेकिन प्रैक्टिकली कितना देखा गया है, 7 ऑर्बिट तक देखा गया है. ठीक है. तो हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग ऑर्बिट के लिए, है ना, जैसे आप लोग को पता है कि के सेल का मतलब हो गया कौन सा ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, है ना. एन मतलब ऑर्बिट नंबर. एल सेल को हम लोग कौन सा ऑर्बिट कहते हैं, सेकेंड, है ना. इसी तरह से एम को हम लोग थर्ड ऑर्बिट कहेंगे, एन सेल को हम लोग फोर्थ ऑर्बिट कहेंगे, ओ सेल को हम लोग फिफ्थ ऑर्बिट कहेंगे. इसी तरह से आगे आप लोग लेके जा सकते हो, एंड सो ऑन. ठीक है. तो याद रखिएगा
कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होता है जिसका एनर्जी फिक्स होता है उसको ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिट की संख्या को। थ्योरेटिकल वैल्यू कितना हो सकता है n का, यानी ऑर्बिट कितने हो सकते हैं, तो होने के लिए तो अनंत होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू जो n का होगा वो 1 to 7 होगा। k सेल फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, l सेल सेकंड ऑर्बिट को, m सेल थर्ड ऑर्बिट को, n सेल फोर्थ ऑर्बिट को, o सेल फिफ्थ, इसी तरह से हम लोग 6 7 लेके चलेंगे। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको पता है कि न्यूक्लियस का चारों तरफ जो होगा ये k सेल हो गया आप लोगों का, है ना। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो l सेल हो गया, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे ये m सेल हो गया, इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू हमको पता चल गया कि n का कितना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक चीज और, अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में कितना होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbit is given by 2n स्क्वायर, ठीक है। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यानी हर एक ऑर्बिट का अपना अपना इलेक्ट्रॉन होगा, तो किसी भी ऑर्बिट का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका नील बोर्ड साहब ने बताया कि किसी भी ऑर्बिट का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना होगा, 2n स्क्वायर फार्मूला से आप लगा सकते हो, जहां n क्या है आप लोग का, n हो गया ऑर्बिट नंबर, ठीक है। n यहाँ पे ऑर्बिट नंबर हो गया, तो आप आराम से पता कर सकते हो। जैसे अगर कोई पूछे कि बताओ k सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो k सेल के लिए n का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और k सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होगा कितना होगा प्यारे बच्चों, 2n स्क्वायर अगर रखेंगे तो 2 इंटू n का वैल्यू कितना है आप लोग का k सेल के लिए 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2, यानी k सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट या k सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2। उसी तरह से l सेल की अगर बात करें तो n का वैल्यू 2 हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अगर 2n स्क्वायर लगाएंगे तो हो गया आप लोग का 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 8, ठीक है। उसी तरह से m सेल n का वैल्यू 3 हो जाएगा आप लोग का, 2n स्क्वायर लगाएंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कितना 18 हो जाएगा। उसी तरह से n सेल n का वैल्यू हो गया 4, अगर 2n स्क्वायर लगाएंगे तो हो गया 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कितना हो गया आप लोग का 32। o में n का वैल्यू कितना हो गया 5, यानी 2n स्क्वायर अगर लगाएंगे तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा आप लोग का 50 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग आगे कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा आप आराम से बता सकते हो, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2n स्क्वायर, ठीक है। तो 2n स्क्वायर से हम पता कर लेंगे कि किस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहले पॉइंट से हम लोग को पता चला ऑर्बिट के बारे में कि किसी भी एटम में, है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उस पाथ का एनर्जी फिक्स होता है और उसको ऑर्बिट कहा जाता है। वो एक सर्कुलर पाथ होता है जिसका एनर्जी फिक्स होता है। और किसी भी ऑर्बिट नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक इसका वैल्यू हो सकता है थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकल वैल्यू n का कितना होगा, तो 1 to 7। और किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 2n स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए, ये पहला पॉइंट आप लोग समझ गए। सेकेंड पॉइंट में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ठीक है, ये तो पता चल गया कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। अब इन्होंने कहा कि कोई भी ऑर्बिट जो होता है ना, उस ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी होता है ना। और साथ ही साथ आप लोग को, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को अगर नील बोर्ड के ऑर्बिट में इन करना होगा तो वहां 2 तरह के कंडीशन को फुलफिल करना होगा। पहला, आपको जिस ऑर्बिट में जाना उस ऑर्बिट के बराबर आपके पास एनर्जी चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस ऑर्बिट में जाइएगा उस ऑर्बिट के बराबर एंगुलर मोमेंटम भी चाहिए। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में नहीं घुस जाएगा, इलेक्ट्रॉन को इजाजत सिर्फ उसी ऑर्बिट में मिलेगा जिस ऑर्बिट के बराबर उसके पास एनर्जी हो, और दूसरा उस ऑर्बिट के बराबर उसका एंगुलर मोमेंटम हो, है ना। यानी 2 चीज का परमिशन चाहिए आप लोग का, एक एनर्जी परमिशन और दूसरा एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा सेकंड पॉइंट में कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन permissible orbit that is of angular momentum
that is of angular momentum। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है mvr, that is of एंगुलर मोमेंटम mvr। ये कितना के बराबर होना चाहिए? nh/2π। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक परमिसिबल ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है, और परमिसिबल ऑर्बिट का मतलब कि जिसका एंगुलर मोमेंटम यानी mvr को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, उसका वैल्यू कितना के बराबर होना चाहिए? nh/2π के बराबर होना चाहिए। तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घूमना है उस ऑर्बिट के बराबर उसको एंगुलर मोमेंटम भी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे हम लोग बात करें m क्या हो गया, यहाँ पे m जो हो गया वो हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v जो हो गया ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, r जो हो गया ये रेडियस या साइज हो गया, रेडियस या साइज हो गया आप लोग का एटम का। ठीक है, n जो हो गया ये नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया आप लोग का। ठीक है, h जो है वो आप लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू पता ही है आप लोग को। और 2 और पाई जो है ये क्या है आप लोग का? कांस्टेंट है आप लोग का। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज़ तो समझ गए कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? nh/2π के। यानी हम लोग देख लिए कि इनके अनुसार mvr का वैल्यू nh/2π के बराबर होना चाहिए, यही एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, और h और 2π तो कांस्टेंट है, यानी n पे डिपेंड करेगा जैसे जैसे है ना, h और 2π तो कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट पे। नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है ना, डिपेंड्स ऑन किस चीज़ पे? नंबर ऑफ ऑर्बिट पे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट पे, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी आप लोग कह सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आप लोग का, है ना, यानी एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ ऑर्बिट के। नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, है ना, दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ऑर्बिट, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इंक्रीजेस, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी n, है ना। जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ेगा। ठीक है, और अलग अलग ऑर्बिट का आप लोग को पता है कि एंगुलर मोमेंटम अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे आप लोग को पता है कि यहाँ अगर सेल लिखे k सेल, तो k सेल का मतलब कौन सा ऑर्बिट हो गया? फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का कितना हो जाएगा आप लोग का एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम यानी mvr का वैल्यू कितना हो जाएगा? mvr का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो n का वैल्यू 1 है तो इसका हो जाएगा h/2π, है ना। mvr कितना हो जाएगा? h/2π। l सेल के लिए कितना हो जाएगा आप लोग का? 2h/2π यानी h/π। इसी तरह से m सेल के लिए कितना हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम? 3h/2π या फिर 1.5h/π, है ना। उसी तरह से n सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? 4h/2π या फिर 2h/π। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि अलग अलग सेल का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा आप लोग का? अलग अलग होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेगा? परमिसिबल ऑर्बिट में। परमिसिबल का मतलब जिसमें उसको परमिशन मिलेगा। किसके आधार पर परमिशन? एंगुलर मोमेंटम के आधार पर परमिशन मिलेगा, तभी आप लोग का वो इसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ पे एक नोट यहाँ पे बनता है। एक चीज़ तो आप लोग को पता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट की संख्या बहुत सारा हो सकता है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, है ना। देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। There are infinite number of orbit around the nucleus, but electron exist only in
दोज ऑर्बिट, है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम दैट इज MVR, ये क्या हो, MVR में n जो है वो मल्टीपुल हो किसके, h/2π के। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऐसे तो ऑर्बिट की संख्या बहुत सारा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेगा, ओनली इन दोज ऑर्बिट जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो है यानी MVR जो है वो उसमें क्या होगा, MVR का वैल्यू जो है वो NH/2π के बराबर हो, यानी H/2π मस्ट बी मल्टीपुल ऑफ क्या, n, है ना। और n क्या है, आप लोग एक इंटीगर आप लोग कह सकते हो जिसका वैल्यू 0 को छोड़कर क्या हो सकता है, यानी ऑर्बिट नंबर है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो जिसमें, यानी कहने का मेरा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को जिस ऑर्बिट में घूमना है उस ऑर्बिट के बराबर आपका क्या होना चाहिए, उसके पास एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, है ना। यानी अगर फर्स्ट ऑर्बिट में या k सेल में घूमना चाहता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π होना चाहिए, सेकंड ऑर्बिट में घूमना चाहता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम 2h/2π या h/π होना चाहिए। यानी जिस ऑर्बिट में वो घूमना चाहता है उस ऑर्बिट के बराबर अगर एंगुलर मोमेंटम है तो उसको परमिशन मिलेगा, अगर उस ऑर्बिट के बराबर अगर एंगुलर मोमेंटम नहीं है तो उसको परमिशन नहीं मिलने वाला है। आया बात समझ में, ये ध्यान में रखना है। तो ऑर्बिट की संख्या तो इन्फिनाइट है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में अपना ऐसे नहीं मुंह उठा के चला जाएगा, उस ऑर्बिट के बराबर उसके अंदर एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि अलग अलग पाथ का एनर्जी होता है, ये बताए थे, फिक्स एनर्जी होता है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा एनर्जी भी बढ़ेगा। तो हर एक ऑर्बिट के बराबर एनर्जी भी चाहिए और जिस ऑर्बिट में जाना है उसके बराबर उसका एंगुलर मोमेंटम भी होना चाहिए, यानी MVR का वैल्यू जो है वो NH/2π के बराबर होना चाहिए। h/2π जिस ऑर्बिट में जाना है उस ऑर्बिट नंबर से h/2π को मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना एंगुलर मोमेंटम होगा, तभी उस ऑर्बिट में उसको परमिशन मिलेगा, नहीं तो परमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, ठीक है, ये कहता है कि as long as electron exist in stationary orbit, as long as electron exist in stationary orbit, there is no loss or gain of क्या, एनर्जी। यानी जब तक इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा, अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा, तब तक ना लॉस होगा ना गेन होगा, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग आप लोग का ऑर्बिट नंबर है और सारे ऑर्बिट नंबर का एनर्जी जो होता है वो अलग अलग होता है ना। जैसे मान लो कि ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड ऑर्बिट हो गया, थर्ड ऑर्बिट हो गया, फोर्थ ऑर्बिट हो गया। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो वो थर्ड ऑर्बिट में अगर है तो वो थर्ड ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा जब तक कि ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना गेन करेगा। बिना इलेक्ट्रॉन के लूज गेन किए हुए वो अपना ऑर्बिट नंबर चेंज नहीं कर सकता, है ना। यानी अगर वो लोअर पे जाना चाहता है, अभी जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा एनर्जी का वैल्यू भी बढ़ेगा, तो अगर वो चाहता है कि हम लोअर पे जाएं तो लोअर पे जाने के लिए लोअर के बराबर एनर्जी होना चाहिए। तो क्या करना होगा, अभी तो इसके पास थर्ड के बराबर एनर्जी है, थर्ड से फर्स्ट ऑर्बिट में जाने के लिए इसको क्या करना होगा, फर्स्ट के बराबर एनर्जी चाहिए, तो इसको एनर्जी क्या करना होगा, लूज करना होगा। और अगर हायर पे अगर जाना है तो हायर पे जाने के लिए हायर के बराबर एनर्जी होना चाहिए, यानी ज्यादा एनर्जी होना चाहिए। तो जितना फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी हो उतना एनर्जी और गेन करेगा, जो डिफरेंस होगा वो गेन करेगा, तो वो फोर्थ ऑर्बिट में चला जाएगा। मतलब कि बिना इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी लूज गेन किए हुए अपना ऑर्बिट नंबर चेंज नहीं करेगा, है ना। अगर वो ना एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा तो जिस ऑर्बिट में है उसी ऑर्बिट में वो घूमता रहेगा, आप लोग का घूमता चला जाएगा। आया बात समझ में। तो यहाँ पे वही प्लैंक्स की बात हो रही है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या कहा गया था कि एक क्वांटा से कम ना तो कोई लूज करेगा ना गेन करेगा। तो हम लोग जान सकते हैं कि अगर मान लो कि इसका पहला का फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी जो है वो मान लो कि आप लोग पढ़े थे नंबर ऑफ क्वांटा से अगर हम लोग बात करें कि E बराबर अगर NH की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना एनर्जी होना चाहिए आप लोग का H, है ना। सेकेंड ऑर्बिट में आप लोग का कितना होना चाहिए 2H, है ना। थर्ड ऑर्बिट में कितना होना चाहिए आप लोग का, है ना 3H, है ना। इसी तरह से फोर्थ ऑर्बिट में कितना होना चाहिए, है ना, उसके पास मिनिमम क्वांटा 4H। तो कहने का मेरा मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो चाह रहा है कि हम थर्ड से फर्स्ट में चले जाए
तो थर्ड से फर्स्ट में जाने के लिए क्या करना होगा, तो थर्ड के पास मान लो कि 3 क्वांटा है और फर्स्ट में 1 क्वांटा है, तो 2 क्वांटा ये लूज करेगा। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से न्यूक्लियस में घुस सकता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में उसके पास मिनिमम क्वांटा होगा h न्यू, और आपको पता है कि 1 क्वांटा से कम ना तो कोई लूज करेगा ना तो गेन करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में घुस जाएगा तो उस न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके पास तो कोई एनर्जी बचेगा नहीं, कोई क्वांटा बचेगा नहीं, तो उस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट का नहीं माना जाएगा। यानी ये बात सीधी तरह से ये तय हो गई कि आप मैक्सिमम, है ना, आप फर्स्ट ऑर्बिट तक जा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट ऑर्बिट तक जा सकते हो। फर्स्ट ऑर्बिट के पास आप लोग का, क्योंकि यही वो ऑर्बिट है जिसके पास मिनिमम क्वांटा होगा, 1 क्वांटा होगा। अब इससे कम एनर्जी रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट का नहीं माना जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन अब फर्स्ट ऑर्बिट से न्यूक्लियस में नहीं जा सकता, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट के पास वो मिनिमम क्वांटा होता है जिसको और वो लूज नहीं कर सकता, है ना। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ही कहा गया था कि मिनिमम 1 क्वांटा, 1 क्वांटा से कम ना तो कोई एनर्जी लूज करेगा ना तो कोई गेन करेगा, और फर्स्ट ऑर्बिट में वो मिनिमम क्वांटा होगा। अब इसके बाद वो लूज नहीं करेगा, क्योंकि लूज करेगा तब उसके पास कोई क्वांटा बचेगा नहीं, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन को वो नहीं माना जाएगा कि वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में जाने का काम खत्म हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या कहा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन को अगर अपना ऑर्बिट चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, जिस ऑर्बिट में जाना है उसके बराबर आप लोग का एनर्जी चाहिए। अगर लोअर पे जाना है और वो हायर एनर्जी लेवल पे है तो लोअर पे जाएगा तो उसको एनर्जी लूज करना होगा, लूज करके उतना के बराबर होना होगा। और अगर हायर में जाना चाहेगा तो गेन करेगा, लेकिन जब तक लूज गेन नहीं करेगा तब तक जिस ऑर्बिट में है उसी ऑर्बिट में वो भ्रमण करता रहेगा, उसी ऑर्बिट में वो घूमता रहेगा, ठीक है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या कहा कि when an electron jumps from lower energy level to higher energy level, है ना, जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल पे तो क्या होगा, देयर विल बी गेन और एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या, एनर्जी, है ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पे जाएगा तो क्या करना होगा आप लोग का, क्या करना होगा। अगर मान लो कि ये आप लोग का फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे घूम रहा है आप लोग का, और यहाँ से ये चाह रहा है कि यहाँ पे जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा, लोअर से हायर पे जाने के लिए जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को क्या करना होगा, आप लोग को गेन करना होगा, है ना। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप लोग का, चेंज ऑफ एनर्जी कितना चाहिए, और पता है कि जो गेन करेगा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा तो कितना करेगा, तो ही आप लोग का क्या करेगा, थर्ड ऑर्बिट पे जाना है तो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी में से फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को घटा देंगे, जो डिफरेंस होगा वही गेन करेगा आप लोग का, है ना। और इसका अगर मान लो कि इसका अगर कोई पूछेगा कि वेवलेंथ कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो आराम से डेली बराबर क्या होता है SC/λ करके हम लोग एनर्जी डिफरेंस का निकाल लेंगे कि ये जो एनर्जी गेन कर रहा है ना, रेडिएशन के रूप में, उसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो आराम से निकाल सकते हैं। जो डिफरेंस आएगा उसी के बराबर SC/λ करके निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये या फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये तो हम लोग समझ गए, क्या क्या समझे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसी ऑर्बिट में कब तक रहेगा, जब तक वो ना लूज करेगा ना गेन करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पे जाएगा तो लोअर से हायर पे जाएगा तो क्या करना होगा, हायर के बराबर चाहिए, जिस ऑर्बिट में जाएगा उस ऑर्बिट के बराबर एनर्जी चाहिए, उतना एनर्जी उसको गेन करना पड़ेगा। और यही हायर से जब लोअर पे जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। और ये लॉस और गेन जो होगा एनर्जी का वो किस रूप में होगा, रेडिएशन के रूप में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में होगा। तो उसी तरह से ये तो पता चल गया कि लोअर से हायर पे जाने के लिए गेन करना पड़ेगा, और हायर से लोअर पे अगर जाएगा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, है ना, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम higher energy level to a lower energy level, there will be क्या, loss of energy, है ना। ये किस रूप में लॉस होगा, in the form of
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। तो जाहिर बात है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे आएगा, तो हायर से लोअर पे आएगा तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा कि गेन होगा। ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है और थर्ड से वो चाह रहा है कि हम फर्स्ट में चले जाएं, तो क्या करेगा आप लोग का, लूज करेगा कि गेन करेगा। तो जाहिर बात है कि अभी थर्ड में है तो एनर्जी ज़्यादा है, फर्स्ट में एनर्जी कम है, तो कम में जाने के लिए क्या करेगा, यहाँ से एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, यानी लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। और ये लॉस या गेन जो होता है वो किस रूप में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में होगा। कितना लूज करेगा, तो एनर्जी डिफरेंस निकाल लेंगे, तो जिस ऑर्बिट से जिस ऑर्बिट में जाएगा, है ना, वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही कितना का होगा, तो वही थर्ड ऑर्बिट के एनर्जी में से फर्स्ट ऑर्बिट के एनर्जी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि आप लोग का कितना है, और ये जो रेडिएशन निकला इसका वेवलेंथ कितना होगा, तो डेली पता कर लेंगे, है ना, एनर्जी डिफरेंस पता कर लेंगे, और वही एनर्जी से E बराबर है c/λ या E बराबर h लगा देंगे, वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए बोर्स थ्योरी। इसमें क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमता है जिसका एनर्जी फिक्स होता है, जिसको ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक परमिसिबल ऑर्बिट में, यानी जिसमें एंगुलर मोमेंटम फिक्स है, उसी में घूमेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को उसी ऑर्बिट में इजाज़त मिलेगा जिस ऑर्बिट के बराबर उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। और एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा, mvr बराबर क्या होता है, NH/2π होता है, उसके बराबर होना चाहिए आप लोग का। अगर उसके बराबर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन को इजाज़त नहीं मिलेगा आप लोग का। उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसी ऑर्बिट में तब तक घूमता रहेगा जब तक ना एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा। अगर लोअर से हायर पे जाएगा तो गेन करना होगा, हायर से लोअर पे आएगा तो लूज करना होगा। तो ये बात कहा गया बोर्स थ्योरी में। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और बने रहिए प्रिपरेशन मंत्रा के साथ।